नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 28 फरवरी 2023। फरवरी का आखिरी दिन है ये। इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहला है भीमबेटका केस। आज भी आप लोग जो है ये 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर अप करोगे। अलग से नोट्स बना लेना, इनके लिख ही रहे हो आप। करंट अफेयर्स की नोटबुक तो सबने अलग से बनाई है। डेली लेक्चर आप जो है सुनते ही है सब लोग। तो यहाँ पर जो है आपने फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे तो टॉपिक है वो है भीमबेटका की केव्स। इंडिया और डेनमार्क के रिलेशन में आप लोगों के सामने हमेशा कोई ना कोई एक टॉपिक रिलेशंस के ऊपर लाती हूँ। तो हमने इजिप्ट के भी देखे हैं, स्वीडन के साथ भी देखे हैं, तो आज है डेनमार्क। यूरोपियन कंट्रीज के साथ में काफी ज्यादा रखती हूँ क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारे आज के टाइम पे काफी रिलेशंस बढ़ रही। ठीक है। फिर है आयुष्मान भारत की डिजिटल स्कीम। ठीक है। उसके बाद वस्तु और कर सेवा के ऊपर यहाँ पर जो भी है वस्तु और कर सेवा उसके ऊपर। फिर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, वो वाला टॉपिक हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अनुष्ठान अनुसंधान और विकास में क्या क्या निवेश है, और अपिदा। अपिदा ये क्या है मैं इसको बताऊंगी अभी। चलिए, फर्स्ट है हमारा भीमबेटका की केस। देखिए क्या है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं बहुत ही फेमस है, सबको पता है ना। यहाँ पर एक्चुअली में एक मधुमक्खी का एक छत्ता यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसका डिकिंसोनिया जीवाश्म जो है वहां से ये देखने को मिला है, ऐसी खबर आई है। तो अभी ये न्यूज में चल रहा है इसलिए। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा कहा गया है कि 53.8 करोड़ साल पहले एक उस गुफा में रहने वाला एक जानवर है डिकिंसोनिया, उसका जीवाश्म जो है वो भीमबेटका गुफाओं से पाया गया है। ठीक है। और ये वर्ल्ड की और जगह में भी प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही मिला है, वर्ल्ड की और जगह पे भी देखने को मिला है। और इसका जो आकार है वो गोलाकार है या अंडाकार है, मतलब क्या है कि और कुछ जगह पे सपाट भी है, फ्लैट भी है। तो ये देखने को मिला है। तो ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात। अब मैं आपको बता दूं कि भीमबेटका क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए भीमबेटका हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप अपने यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी जो तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको भीमबेटका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भीमबेटका ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में जो हमें पता चलता है कि भाई वहां पे ह्यूमन लाइफ हुआ करती थी। है कहाँ पर ये विंध्या की जो माउंटेन रेंजेस हैं वहां पे देखने को मिलता है। करीब 30,000 साल पुरानी वहां पे पेंटिंग्स देखने को मिलती है। साथ ही साथ रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पर ही है। ऐसा कहा जाता है कि ये भीमबेटका में जो भीम है, ये जो पांडव भाई है महाभारत के, उन्हीं से ये नाम निकाला गया है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, समझे बात को। वहां पर करीब बहुत सारे रॉक के शेल्टर्स देखने को मिले हैं, बहुत साल पुरानी उनकी हिस्ट्री कही जाती है। और इवन यूनेस्को ने भी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। और यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह मिलती है उसमें ये पता चलता है कि वहां पर जो पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक टाइम पीरियड है, पुरा पाषाण और मध्य पाषाण जो काल है, उस टाइम पीरियड के जो शिकारी हैं वहां पर उनके उनके बारे में नॉलेज जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें उस समय हुआ करती थी। तो वो सब हमें को यहाँ से पूरे इस सिनेरियो में देखने को मिलती हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं इस पूरे टाइम पीरियड से। ठीक है भाई। तो आ सकता है इससे भी क्वेश्चन, मतलब क्या क्या वहां पे मिलता है, कौन से टाइम पीरियड का मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए।
केव पेंटिंग्स है ना, मतलब केव पे लिखना, पेंटिंग्स बनाना, एनिमल्स की पिक्चर बना देते थे, कोई डांस करते हुए, कोई हॉर्स के ऊपर जाते हुए, वो सब पिक्चर देखने को मिलती है। मतलब वो सबसे पुरानी अगर मैं कहूँ ना तो वो यही देखने को मिलती है, सतपुरा के पास ही बनी हुई है। और पूरी साइड पे करीब करीब 7 हिल्स हैं। ठीक है, 7 हिल्स आपकी बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है। भीमबेटका भी है, बोरनावाली, झोंद्रा, ऐसे करके काफी सारी केव्स बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ये भीम जो थे, वो भीम की एक आराम करने की जगह थी। भीम की, जो महाभारत में भीम है, पांडव भाई, वहां पर उनकी एक रेस्टिंग प्लेस या लाउंज ऐसा उनका कहा जाता है। ठीक है। और वहीं पर ही इसको पहली बार जो है वो डिस्कवर एक्चुअली में किसने किया प्रॉपरली, एक आर्कियोलॉजिस्ट है V.S. वाकानकर, उन्होंने इसको किया। लेकिन उससे पहले भी वहां पर इसको जो है थोड़ा बहुत इसको देखा था, एक पर्सन थे W. किनसैड। ये ब्रिटिश के एक ऑफिसर थे, उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में अपनी बुक्स में लिखा हुआ था। लेकिन एक्चुअली में जिसको प्रॉपर डिस्कवर किया, सारी चीजें देखी, वो थे V.S. वाकानकर। उसके बाद फिर इसकी डिस्कवरी तो बढ़ती ही गई आगे जाके। ठीक है, तो ये सब देखने को मिला यहाँ पर। याद रखिएगा, ये ऊपर टाइम, उस टाइम पीरियड में जो पिक्चर्स वगैरह बनाई जाती थी, किसकी बनाई जाती थी? हाथी, बाघ, गेंडा, सुअर, इन सब की पिक्चर बना बना के ना उसपे कुछ ना कुछ ना डिजाइन वगैरह बनाया करते थे। तो वो वहां से देखने को मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पिक्चर उस टाइम पीरियड की हमें देखने को मिली है। तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, इस टाइम पीरियड की जो पिक्चर्स है ना, वो हमें देखने को मिली है। रेड कलर में कुछ बना देना, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स और मटेरियल्स जो उनको मिलते थे ना, उसको पीस करके ये उसके ऊपर पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ किया करते थे। तो यही हमें देखने को मिलता है यहाँ से भी। ठीक है भाई, आप आज के टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को समझा रहा है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा और भी केव्स हैं, सिर्फ यही केव्स नहीं है भारत में, और भी इसी के टाइम पीरियड की अगर मैं केव्स की बात करूं तो वो है एक अनंगपुर की केव्स, ये फरीदाबाद में है। एक गुड़गांव में है मंगरबारी, मंगरबारी की गुफाएं। और एक है पहाड़गढ़ केव्स, मोरेना मध्य प्रदेश में है ये भी, पहाड़गढ़। तो ये केव्स भी आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ सबको भीमबेटका केव्स के बारे में? उदयगिरी, भोजपुर, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब केव्स आप लोगों ने सुनी हुई है। तो यही सब केव्स आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। अभी न्यूज में भीमबेटका, इसलिए मैंने वो कवर अप करवाई है। और इससे क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, और हर बार कोई ना कोई टाइम, इस टाइम पीरियड से क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई वहां पे जो अलग अलग चीजें बनी हुई है, अब तो खैर उन्होंने काफी मॉडिफाई कर दिया है इसको। देखी मैंने भी नहीं है कभी, पर आई नो कि उन्होंने काफी ज्यादा उसमें चेंजेस करके वहां रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह, वो तो सब बनाना ही होता है, देखो टूरिज्म भी तो प्रमोट करना होता है ना। तो टूरिज्म भी उन्होंने काफी अच्छा लेवल पे प्रमोट वहां पे करना शुरू कर दिया है। तो ये सब याद रखिए। नेक्स्ट आता है इंडिया और डेनमार्क के रिलेशंस। अभी डेनमार्क के, डेनिश के जो क्राउन के प्रिंस हैं, वो इंडिया आएंगे ताकि वो कुछ मुद्दों पे बात कर सकें, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन और चाइना के मुद्दों पर। तो यहाँ पर वो प्रिंस आ रहे हैं। अब मैं बात करूं कि इंडिया और डेनमार्क के रिलेशंस पहले से कैसे चलते आ रहे हैं। अगर मैं पहले के समय की बात करूं कि इंडिया और डेनमार्क के जो रिश्ते हैं वो कैसे बने हुए हैं, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट हुए थे 1949। ठीक है, हाई लेवल की मीटिंग्स होना, पीस के ऊपर बात करना, तो पहले के समय में शुरू हुए थे। और डेनमार्क में भी एम्बेसी बनी हुई है कोपेनहेगन में, और इंडिया में भी बनी हुई है दिल्ली के अंदर, डेनमार्क। ठीक है। अगर मैं सबसे पुराने बात करूं, हिस्टोरिकल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, तो वैसे मैंने इसमें तो कहीं नहीं दिया है आपको, मैं आपको पोजीशन दिखा देती हूँ पहले डेनमार्क की। ये है लोकेशन, यहाँ है इंडिया। पूरा क्रॉस करके आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये क्या चीज है? क्या चीज है? ये है आपका कैस्पियन सी। ठीक है, फिर ये क्रॉस करके ये आएगा हमारा, ठीक है, ये क्या चीज है? ब्लैक सी। फिर ये क्रॉस करते हुए इतना बड़ा ये वाला सी क्रॉस करना है। व्हाट इज दिस? दिस इज मेडिटेरेनियन सी। और फिर यहाँ पर ये छोटी सी एक स्ट्रेट आती है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि अफ्रीका को यूरोप से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ बनाई गई हैं। तो अब है क्या कि अगर इंडिया और डेनमार्क के रिश्तों की मैं बात करूं, तो ये सब क्रॉस करके जाना है।
ठीक है, मैप में देख लो अच्छे से। पूरा मिडल ईस्ट क्रॉस करना है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी क्रॉस करेंगे, फिर मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके, अगर नहीं भी करेंगे तो डेनमार्क यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। डेनमार्क के आसपास के आप कंट्रीज के नाम भी देख सकते हो, कौन कौन सी आसपास लोकेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि ये सब कुछ बना हुआ है यहाँ पर। अब क्या है कि डेनमार्क और इंडिया के रिश्तों की मैं बात करूं तो आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंड यू ऑल नो मॉडर्न हिस्ट्री में कि डैनिश कॉलोनी बनाई गई थी। कब से कब तक? 1620 से 1845 तक साउथ इंडिया के ट्रांक्यूबार, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में, वो यहाँ पर आए थे, यहीं पर रहे थे बहुत लंबे समय के लिए। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू गए 1957 में वहां पर, उसके बाद वो भी यहाँ पर आए। फिर धीरे धीरे करके रिलेशंस जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है चीजों की। अब मैं बात करूं इनके साथ रिलेशंस की। देखो भाई, 2020 में भी हम लोगों ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी थी। वही किसके लिए? ग्रीन को प्रॉपरली इंक्रीज करने के लिए। ग्रीन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस होनी चाहिए, उसके लिए भी हमने स्टेप लिए यहाँ पर। फिर इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करूं, आर्थिक संबंध भी हमारे इनके साथ काफी अच्छे हुए। $3.42 बिलियन के होने लगे 2021 का सिनारियो की बात करूं तो रिलेशंस अच्छे हुए। 200 डैनिश कंपनीज ने यहाँ पर इन्वेस्ट करना भी शुरू करा, जैसे कि शिपिंग में, एनर्जी में, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब में यहाँ पर जो है काफी सारी कंपनीज ने हमारे इंडिया में करा। ऐसे ही जब हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे आया, तब जो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, वहां पर उन्होंने हमारे लिए जो प्रॉपर्ली ना, जो एक ध्वज का समारोह होता है, प्रॉपर्टी का ध्वजारोहण समारोह जिसको हम कहते हैं, वो भी उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा, और आजादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशंस भी बढ़ानी शुरू करी। हमारा जो इंटरनेशनल योगा होता है डे, वो भी डेनमार्क ने यहाँ पर बनाया, और ब्रह्म कुमारी डेनिश स्पोर्ट्स योगा फेडरेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, इन सब चीजों के तहत इसको और ज्यादा इम्प्रूव किया गया। ठीक है भाई। फिर जब महात्मा गांधी का 150th बर्थडे सेलिब्रेशन था, तब भी उनकी एम्बेसी ने हमारे इंडिया में काफी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कराया, और काफी नई नई चीजों को यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो यूनिवर्सिटीज वगैरह, और ये सारी चीजों को यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश करी। दोनों कंट्री ने बिल्कुल ये चीजों पे बात करी कि हम दो जो है स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में साझेदारी को इम्प्रूव करेंगे, और 5 ईयर का ज्वाइंट एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जिसमें हम लोग पानी, साइंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, सारे मुद्दों पर बात करने वाली। ठीक है। और फिर वही है कि पहली और इकलौती एक ही कंट्री है आज के समय में जिनके साथ हमारा ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनर, जिसको आप कह सकते हैं हरित सामरिक भागीदारी जैसी चीज चल रही है। एक ही चीज है अभी। ठीक है, लेकिन वही है कि अगर हमें सतत विकास को बढ़ाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, तो हमें और भी ऐसे करने पड़ेंगे। सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, हमें और कंट्रीज के साथ भी करनी पड़ेंगी, है ना। एक कंट्री के साथ तो नहीं, और वैसे भी बहुत दूर है वो हमसे, तो छोटी सी कंट्री है, बहुत दूर भी है। लेकिन वही है कि अगर हम रिश्ते बढ़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ कुछ कंट्रीज के ग्रुप को यहाँ पर काफी अच्छी इकोनॉमी बनती है इनकी। नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं इनको, नॉर्डिक देश, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारी कंट्रीज काफी खुश कंट्रीज हैं, काफी अच्छा टूरिज्म है, हैप्पीनेस में काफी अच्छा रहती हैं ये लोग। साथ ही साथ एचडीआई में भी काफी ज्यादा टॉप करती है, इन्हीं में से कोई ना कोई कंट्री टॉप करती है। तो वही है कि इनके रिलेशन काफी अच्छे हैं इन चीजों में। हम चाहें तो अपने रिलेशंस को इनके साथ इंप्रूव करके चीजों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम ये चीज कर सकते हैं कि भाई हम इनके साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करके रखें, चाहे कोई भी किसी भी चीज की बात हो, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हर चीजों के ऊपर हम लोग इनके साथ अच्छे संबंधों को बना सकते हैं। फिर है भाई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा पेशेंट जो है वो इसके अंदर यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि एक स्कीम स्टार्ट की गई थी। सभी लोग जानते हैं आयुष्मान भारत मिशन के बारे में। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री? ऑब्वियसली हेल्थ मिनिस्ट्री करेगी ना इसको लॉन्च, क्योंकि हेल्थ मिशन है। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य संरचना का समर्थन करना, उसके लिए एक नींव का तैयार करना। और इसका पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या लेकर के आना? समावेशी, लागत प्रभावी, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा, और सही समय पर सभी को सही प्रकार से सेवा उपलब्ध कराई जा सके, इसकी पूरी कोशिश करना।
ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर सेवा वितरण, प्रभावशीलता, पारदर्शिता, हर चीज को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज अब डिजिटलाइजेशन होगी तो करप्शन भी थोड़ा कम होने लगेगा। मानते हो ना इस चीज को, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा चीजों में। और हर एक इंडियन सिटीजन के पास अपना खुद का एक हेल्थ आईडी कार्ड होगा, जिसमें उनकी प्रीवियस भी सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, उनका एक डेटाबेस सारा आता है। जैसे हम लोग अब बैंक की बात करो, अब बैंक के अकाउंट में आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन की, आपने 1 रुपए का भी अगर ट्रांजैक्शन किया है और आपने 1 करोड़ का भी किया है, वो सब शो होता है उसमें। ऐसे ही आपका जब एक हेल्थ आईडी कार्ड बन जाएगा, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी, आपने यहाँ पर कब कब मेडिकल टेस्ट कराए, क्योंकि पर्सन तो वही रहेगा ना, उसको आधार से लिंक करके उसका सारा डेटा एक साथ मिल जाएगा अपने को। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीजें अगर हमें एक साथ मिल जाएंगी तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी और नई और बहुत ही प्यारी पहल है सरकार की तरफ से, जिसमें हम लोग हर चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये चीज तो हमें बहुत जरूरी है करनी। और ये चीज तो एक नया रिवॉल्यूशन ले आएगी हमारी पूरी की पूरी, जो हमारा चल रहा है टाइम, हमारी चीजें जो चल रही हैं, उसमें एक नया रिवॉल्यूशन लेकर के आएंगे और बहुत ही बेहतर रूप से हमें तैयारी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक ऐप है, ये इसके लिए बनाई गई है, जो आभा है। आभा का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, सारा कुछ तैयार किया जाएगा। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस तैयार किया जाएगा, जहां पर आपको सारी की सारी जानकारी एक ही जगह पे, सटीक जानकारी सही सही तरीके से हर चीज मिलेगी। और आपका सारा रिकॉर्ड, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप यूपी में रह रहे हैं, आप राजस्थान में रह रहे हैं, आपकी सारा हेल्थ रिकॉर्ड एक ही जगह पे मिलेगा। प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी हर लेवल के हॉस्पिटल में आपका सारा रिकॉर्ड जमा रहेगा। ठीक है, और अगर आप कुछ खर्चे नहीं कर सकते हो तो आपका डेटा उसमें होगा, तो आपको पता पता चल जाएगा कि भाई जो व्यय होता है, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि पर्सन की, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी भाई, पहले से सारी चीजें मिलेंगी आपको, सारा डेटा एक साथ मिलेगा। तो आपका जो मेडिकल लोग जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, वो भी हेल्प लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको उनको बताना आसान हो जाएगा। एक लिंक से आपने सारी अपनी हिस्ट्री को बता सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। ये सब जो है सरकार का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन वो ये कि एक बार में तो काफी खर्चा आएगा, पर बाद में चीजें चल के शुरू होनी हो जाएगी। ठीक है, अब ये है कि भाई लोग तो यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लो है। थोड़ा सा लोगों को अभी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है। सरकार को या तो इस चीज के लिए, मेरे हिसाब से तो ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़े रिमोट एरियाज हैं, वहां पे कैंपेन चलानी चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे आपने अभी सुना होगा कि भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट एक डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया है ना, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई साक्षरता को प्रमोट किया गया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो वाला? वो है कोल्लम, जो कि कहाँ पे है? केरल में। वहां पे पूरा भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जिसने इस चीज को प्रमोट किया। तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना, हमने बाकी चीजों को भी तो प्रमोट करी है ना हर जगह पे, तो ये क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत सारे इलाकों में हम इस चीज को भी प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि आपको प्रिवेसी बना के रखनी होगी, जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं लोग, उनसे थोड़ी सी आपको प्रिवेसी का जो इशू आ रहा है वो बना करके रखना पड़ेगा, कि भाई प्रिवेसी नहीं जानी चाहिए, लोगों का खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। खर्चा घटाने वाली बात होनी चाहिए, खर्चा कम करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब खर्चा घटाने वाली हो कि ज्यादा लोगों का ना बने, और कम खर्चे में ज्यादा एक्सेस में, कम खर्चे में लोगों को जो एक्सेस मिल रहा है वो ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये है आपका पूरा मिशन, इसको आप कंप्लीट करना, या आप इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है आपको जो पूरा सरकार ने स्टार्ट करा है, वो इसी के ऊपर है कि भाई नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो इस पर्पस के लिए काम करने वाला है। क्लियर है भाई सबको ये सारी चीजें? तो इतना हो जाएगा सबको लर्न। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फोर्थ है हमारा, आप लोग जानते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी ने जनवरी के अंदर रिकॉर्ड हिट कर दिया है 1.59 लाख करोड़ का जमा करने का। ठीक है, काफी इंप्रूव हुई है जीएसटी की। तो आप जानते हैं जुलाई 2017 से आया था इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर के लिए आया था। सारे अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके उसने नया जीएसटी बना दिया था, और इसके लिए जो है हमारी पार्लियामेंट ने 100 अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो है ये 16 में पास किया था, 2017 में फिर ये इफेक्ट में आया था। ठीक है, सॉरी 101 किया था, सॉरी सॉरी 100 तो बांग्लादेश वाला था, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, 101 नंबर का इन्होंने पास किया था। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा, इसके अंदर 101 नंबर का ये पूरा पास किया जाता है। और जानते हैं आप लोग कि ये पूरा एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स है तो प्रॉपरली इनडायरेक्टली ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये क्या है और इसने किस चीज को कंट्रोल किया है, या इसने किस चीज को यहाँ पर खत्म करने की बात करी है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए भाई, जीएसटी, जैसे कि आप लोग हम लोग भी कैफे वगैरह में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी देखने, बहुत सारी जगह पे हम लोग जाते हैं, तो हम भी इस चीज को जानते हैं कि 3 तरीके से लगता है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो सीजीएसटी मतलब यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है, राज्यों के बीच में बिक्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट जीएसटी में राज्य सरकार के पास जाता है। और एकीकृत जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर जो है अंतर राज्य बिक्री पर जो भी पैसा जाता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर बनाया गया। लेकिन आप भी जानते हैं कि जीएसटी हर एक आइटम पे नहीं लगता है। जीएसटी हर एक आइटम पे नहीं लगता, उसमें ऐसी कई आइटम्स हैं जो जीएसटी के मामले में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि फिश, फ्रेश मिल्क, लाइव फिश, फ्रेश मिल्क, जिंजर, गार्लिक, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोल, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, टर्बाइन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एल्कोहल, इन पे भी नहीं लगता। और जिनका टर्नओवर जो है 20 लाख तक का है उनको भी जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जीएसटी का ये आपसे, मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम में ऐसे टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई जीएसटी में किस किस चीजों पे आपको छूट मिलती है। तो जीएसटी की वो आइटम्स जिस पे आपको छूट मिलती है वो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, कि भाई जीएसटी के ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जिस पे आपको छूट मिलती है। तो आप लोग अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अलग से इसको लिख लें कि जीएसटी में हमें किन किन आइटम्स पे छूट मिल जाती है, ठीक है भाई। तो याद हो जाएगा सब लोगों को ये चीज, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा तो इसको भी याद रखिएगा। अब इस पे डिसीजन कौन लेता है, ये सारी चीजों पे डिसीजन जो है वो लेने का हक, अधिकार किसके पास आता है। तो ये जो पूरा अधिकार है, पूरा जो हक है इस चीज के लिए, वो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल लेती है। अब जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से लोग शामिल है अभी भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए भाई, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से लोग हैं, ये सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के काम करती है। बस प्रॉब्लम ये कि ये मिलते नहीं है, वो बात अलग है, बस बना तो दी गई है बढ़िया, पर वो ये कि मिलते कम है ये लोग। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया 101वें संविधानवें संशोधन के तहत इसको पास किया गया है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो स्टेट और यूनियन दोनों के लिए काम करती है, जॉइंट तरीके से काम करती है। जिसमें कौन से लोग हैं, जिसमें एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री जिसके चेयरमैन होते हैं, साथ ही साथ केंद्र राजस्व या वित्त राज्य मंत्री जो भी यहाँ पर स्टेट के मिनिस्टर होंगे वो, और फाइनेंस के जो हर स्टेट अपना अपना बना करके एक पर्सन को भेजता है। तो इस तरीके से सारे लोग इसके अंदर मिक्सचर में काम काम करते हैं, बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं। बस प्रॉब्लम वही है कि मिलते बहुत कम है। और सरकार ने ये भी जो है स्टेट से काफी डिमांड आई थी कि क्या करो कि भाई जो ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर और वैक्सीन तो उस पर काफी % जीएसटी की छूट दो, ठीक है। और कोविड की वजह से सर स्टेट्स ने भी ये बोलना शुरू कर दिया था। बाकी प्रॉब्लम ये है कि भाई जीएसटी काउंसिल में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो फिर कौन देखेगा, काउंसिल के डिसीजन पे डिस्प्यूट हो जाए तो फिर किसको अधिकार है उसको सॉल्व करने का, अभी तक ये चीज नहीं है। तो वही है कि अगर सेंटर और स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कौन सॉल्व करेगा। जैसे अभी क्या होता है कि टैक्सेस जितने भी बाकी हैं भारत में, उन टैक्सेस में कोई भी अगर सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट आ जाता है तो हमारी एक फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत सॉल्व करती है सारे डिस्प्यूट्स को, उसकी जिम्मेदारी है ये करना। और भाई अगर स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो गए, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, एडीसी, टीएसीज में, तो कौन सॉल्व करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। लेकिन यहाँ पे कौन सॉल्व करेगा, यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी। तो अभी ये एक इशू चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन देने के लिए अलग से नहीं बनाई गई है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। 5th आर्टिकल है हमारा, इंडिया की रैंक आई है अभी कि भाई हमारी जो टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अट्रैक्ट करने में हम लोग 3rd नंबर पे आते हैं, ठीक है। इंडिया जो है उसमें टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल, बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं भारत में। लेकिन जहां गुणवत्ता अनुसंधान में योगदान का संबंध है तो अभी हम काफी लोगों से पीछे चल रहे हैं। तो भारत का जो अनुसंधान और विकास का जो व्यय है वो 0.7% है।
ठीक है, जबकि बाकी देशों में काफी ज्यादा है इस चीज का। तो अपने को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अभी कंपटीशन नहीं आया है। तो भारत में अभी थोड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पर अपने को डेवलपमेंट करने की, उसमें नए नए चेंजेस लाने की अभी वो जरूरत है। ठीक है, तो भाई अब वही मैं आपको समझा रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि अभी भारत में ना रिसर्च डेवलपमेंट की उतना अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अपने यहाँ जो कॉलेजेस है ना, वो इतनी फैसिलिटी देते ही नहीं है। कहाँ पे करेंगे रिसर्च? पहले तो कॉलेज लेवल पे सिखाना पड़ेगा ना, फिर इंटर्नशिप पे जाएंगे, फिर चीजें करेंगे। पर सरकार क्या है, अभी पॉलिसी कोई लेके नहीं आई है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई बीटेक कर लेंगे और इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन रिसर्च वर्क में उतना प्रमोशन नहीं हुआ है। तो वो चीजों में थोड़ा सा ना अभी कमी है इस चीज की। बाकी सरकार ने किया है इसके लिए, जैसे कि इनिशिएटिव लिए हैं। एक इनिशिएटिव का एग्जांपल देती हूँ मैं, प्राइम मिनिस्टर का फेलोशिप स्कीम हो गया, वज्र स्कीम हो गया, इम्प्रिंट स्कीम हो गया। बहुत चली थी इम्प्रिंट स्कीम, मतलब दिल्ली की मैं बात करूँ और यूपी और बिहार की बात करूँ तो काफी स्कीम को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो ये स्कीम्स आई थी, बट वही है कि इन स्कीम्स ने उतना ज्यादा यहाँ पर चलाया नहीं उतना। फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ करो, ऐसे करो, स्कूल में बच्चों को यहाँ पर ऐसी चीजों को, मतलब स्कूल में बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दो, स्कूल में ही सिखाना शुरू करो। उसके लिए सरकार ने ये भी चलाया था, अटल इनोवेशन मिशन, एम के नाम से। वहीं पर ही सारी चीजें बनाएंगे, बच्चों को वहीं सिखाना शुरू करेंगे, और उनमें क्या प्रमोशन करेंगे, स्टेम का। क्या है स्टेम? एस से साइंस है, टी से टेक्नोलॉजी है, ई से इंजीनियरिंग है, और एम से मैथमेटिक्स है। तो ये हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। बट क्या हुआ कि कर तो रहे हैं सरकार, ऐसा नहीं है करनी कर रहे, जोनल लेवल पे भी भेजते हैं, फैकल्टीज को भी यहाँ पर दिया जाता है, करते तो हैं, बट वो है कि उस स्केल से नहीं हो पा रहा जिसकी उम्मीद है या जिसकी जरूरत है। जो जरूरत है ना, वो चीज का कमी चल रहा है। बस ये बेसिक बेसिक चीज है कि भाई जो चीज की जरूरत है वो उतना ज्यादा अभी हो ही नहीं रहा है। सो अभी इसको प्रमोट करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। और अगर इसको प्रमोट कर लिया जाता है तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में काफी चीजें और आपको अलग रूप में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपेदा। अपेदा ने रिसेंटली अभी गल्फ फूड 2023 में पार्टिसिपेट किया। अब आप सोचेंगे कि अपेदा, यार हमने तो पहली बार सुना है मैम के मुंह से कि अपेदा कुछ चीज होती है। पर ऐसा कुछ नहीं, अपेदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, फुल फॉर्म है उसकी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। गवर्नमेंट ने बनाई है 1985 में, जो कि क्या देखती है, जैसे कि आप देख रहे हो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, निर्यात। तो कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ जितना भी आइटम्स है, उसमें सारा का सारा क्या करती है, एक्सपोर्ट का प्रमोशन देने में ये एलिजिबल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट को करने में काम देखती है, पूरा एक्सपोर्ट का सारा कुछ ये निर्यात वगैरह का जो काम होता है ना, कि भाई कितना भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, तो ये वो सारी चीजों को देखने में एलिजिबल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसने पहले की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करके इसका नाम नया रखा गया, जिसकी हेडक्वार्टर्स दिल्ली के अंदर है, और ये निर्यात का काम करती है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है ये, क्योंकि ये काम ही उसी प्रकार से करती है। जब ये उस प्रकार का काम करती है तो ये पूरा उसी मिनिस्ट्री के अंडर जो है इसको डेजिग्नेट भी किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है भाई, अब इसके बाद इसके चेयरमैन जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। अब ये जो गल्फ फूड क्या है, गल्फ फूड 2023, ये क्या चीज है? ये यूएई में हुआ था। गल्फ फूड जो क्या है, वो जितने भी फूड और बेवरेजेस के सेक्टर्स होते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को ये चेक करती है, उनसे जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करती है। तो बस इंडिया की तरफ से भी लोग गए हैं इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये इसका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई हम इसमें क्या करने वाले हैं, इन चीजों को फिर आगे बढ़ावा देंगे, मिलकर के काम करेंगे इस चीज में। तो इंडिया भी वहां पर गया था, इंडिया पवेलियन लगाया गया था वहां पर, काफी सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, तो अपनी इंडिया से भी काफी सारी चीजें हुई थी वहां पर। तो बस यही है इसका ऑब्जेक्टिव, इसको याद रखिएगा, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला है एक आइलैंड के ऊपर, जो है कच्छा थीवू आइलैंड। ये पाक स्ट्रेट के पास है। रामंद जो है एक किंग थे, उनका हुआ करता था, और उसके बाद ब्रिटिश रूल के समय दोनों इसको, इंडिया और श्रीलंका मिलकर के चलाते थे। तो ये बिल्कुल सारी चीजें जो है वो ठीक लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें याद रखना।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें कोई है ही नहीं, तीनों ठीक लिखी हुई है। कच्छा तीवू आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लोकेशन है इसकी, आप देख सकते हो, ये तमिलनाडु है, मदुरई, ठीक है। और ये है श्रीलंका, श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था एक बार कि श्रीलंका का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो इंडिया श्रीलंका का बिल्कुल नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो जाफना है, बीचों बीच यहाँ पे पड़ता है ये रीजन, ठीक है। तो ये भी एक याद रखिएगा। नेक्स्ट, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए गोरखपुर, आप जानते हैं गोरखपुर जो है ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट वहां पे लोकेटेड है। यहाँ पर 700 मेगावाट कैपेसिटी का यहाँ पर एक बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है आपकी जो है वो दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में मैं कहूंगी कि थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये आपसे ये सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में कितने, कहाँ पे, क्या है। बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बहुत ही सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बहुत सारे हैं। वही है कि अभी इनको जो है और ज्यादा इम्प्रूवमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है। तो आज के टाइम पे 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, ठीक है। रिएक्टर्स अलग होते हैं और काफी सारे बन रहे हैं, जैतपुरा में, कुडनकुलम में, काफी जगह पे चल रही है यहाँ पर इसको बनाने की तैयारी में। सो अभी जो मैं बात करूं आपसे, तो मैंने आपको बताया कि भारत में जो ऑपरेशनल है प्रॉपरली उसको कौन देखता है, यहाँ पर एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल पूरा इसको चेक करती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। जो कि किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अंडर इसको रखा गया है, ठीक है भाई। सो ये सब जो बेसिक बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज फैक्ट, बिकॉज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव सम क्वेश्चन। आपको इस पूरे पूरे टॉपिक से कुछ ना कुछ सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे बना हुआ है, कौन से रीजन में, हेडक्वार्टर्स वगैरह। तो देखो आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, तो हेडक्वार्टर्स तो 100% मैं आपको बहुत बार हेडक्वार्टर्स के बारे में बताती जाती हूँ। सो वही है मेरा ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए, कि आप लोग यहाँ पर हेडक्वार्टर्स वगैरह को लर्न करते रहो साथ साथ, डोंट कंफ्यूज। एंड आप यहाँ पर जो मैं बताती जा रही हूँ उसको आप लिखते जाइए और उनको कवर अप करते जाइए, ठीक है भाई। तो ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। आज का लेक्चर हमारा ओवर होता है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से अपने कंटेंट को कवर करते रहिए, इसी तरीके से चीजों को पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जब भी आप लेक्चर सुनते हैं, आधे घंटे का लेक्चर होता है, ज्यादा बड़ा लेक्चर मैं नहीं रखती, क्योंकि वो ये कि आपको मैं उसी में सारी इन्फॉर्मेशन दे ही देती हूँ। तो अगर आप डेडिकेटली भी आधा घंटा बहुत तरीके से सुन लेते हैं, तो आपको यहाँ पर उससे भी फायदा होगा। हम्म, ठीक है भाई। तो ये सब यहाँ पर कर लीजिए कंप्लीट इसको, बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजों को कवर अप करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।